हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्लीपी क्लासेस में। आज जनरल स्टडीज़ 1 की डिस्कशन में हम इंडियन सोसाइटी के क्वेश्चंस डिस्कस करने स्टार्ट करेंगे। इंडियन सोसाइटी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है GS 1 का, जिसमें कम से कम 6 क्वेश्चंस आपसे 20 में से पूछे जाते हैं और तकरीबन 80 to 90 मार्क्स का इसमें से पेपर आता है। ये ऐसा सेगमेंट है जिसको जनरली लोग इग्नोर करते हैं, मतलब सिर्फ मेंस की प्रिपरेशन जब का टाइम आता है उस टाइम पे इसके बारे में सोचते हैं और अपने ओवरऑल मेंस की प्रिपरेशन में भी इसको इंक्लूड नहीं करते हैं। ये एक बहुत बड़ा नुकसान आपको कर सकता है, considering the fact it is as important as the geography and history segment of your GS paper 1। इसलिए हम कुछ हफ्तों तक सोशल इश्यूज या बेसिकली जो आपकी सोसाइटी के क्वेश्चंस हैं उससे डील करेंगे। इंडियन सोसाइटी में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है ग्लोबलाइजेशन को लेके और उसी के ऊपर ये क्वेश्चन आधारित है। क्वेश्चन कहता है, डू यू थिंक ग्लोबलाइजेशन हैज लेड टू डिटीरियोरेशन ऑफ इंडियन कल्चरल वैल्यूज? डिस्कस द ओवरऑल इंपैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन इन इंडियन सोसाइटी। तो बेसिकली आपने क्या बात करनी है, दो टॉपिक्स के ऊपर बात करनी है। एक में आपसे ओपिनियन पूछा गया है कि क्या आपको ऐसा लगता है कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से इंडियन कल्चरल वैल्यूज में डिटीरियोरेशन आई है या गिरावट आई है। दैट मींस नेगेटिव कॉनोटेशंस और कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ग्लोबलाइजेशन। एंड सेकेंडली आप ओवरऑल इंपैक्ट के बारे में भी बात कर सकते हैं, थोड़ा सा संक्षेप में, ब्रीफ में। तो ये जो मैं आंसर ड्राफ्ट करके आपके सामने लाया हूं वो ऑलमोस्ट 470 वर्ड्स का है। उसको भी आपने कंसाइज करके जब आप लिखोगे, इसमें से एक्चुअल में लिखोगे तो आपके पास ज़्यादा वर्ड्स नहीं रहेंगे, 260-270 वर्ड्स में ये कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं इसको इंट्रोड्यूस कैसे करना है। ग्लोबलाइजेशन की डेफिनेशन दे दीजिए। देखिए, जब भी सेकुलरिज्म, रीजनलिज्म, कम्युनलिज्म, ग्लोबलाइजेशन, इस तरीके के टॉपिक आते हैं, अर्बनाइजेशन, तो से बेस्ट ये रहता है कि आप डिफाइन कर दीजिए पर्टिकुलर इश्यूज को, या अगर आपके पास कोई रीसेंट कॉन्टेक्स्ट की एग्जांपल है उस पर्टिकुलर टॉपिक को लेके तो आप उस एग्जांपल को कोट कर सकते हैं। कई बार हम रीसेंट एग्जांपल्स को बॉडी के लिए छोड़ देते हैं, मतलब जो मेन बॉडी ऑफ द क्वेश्चन है छोड़ देते हैं, वो भी बेहतर रहता है क्योंकि उससे आपके आंसर का जो कंटेंट है वो रिच होता है। इंस्टेड ऑफ यूजिंग इट जस्ट इन द इंट्रोडक्शन लेटर ऑन रनिंग आउट ऑफ पॉइंट्स, इट कुड ऑल्सो बी अ केस जहां आप स्टार्टिंग में एग्जाम्पल से स्टार्ट ना करो, स्टार्टिंग में सिंपल डेफिनेशन से स्टार्ट करो और बाद में अपना आंसर बिल्ड करो। बेसिकली आंसर लिखना एक स्किल है एग्जामिनर को एंगेज रखने का, दैट्स इट, कि वो इंटरेस्टेड रहे आपका आंसर पढ़ने में। और चाहे ये किसी GS आंसर की बात कर रहा हूं या एथिक्स के आंसर की बात कर रहा हूं, GS 4 की या essay में, ऑल केसेस दिस particular rule applies. Now first you just tell him or her that globalization क्या से मेरा क्या मतलब है। जब मैं ग्लोबलाइजेशन की बात करता हूं तो क्या करता हूं। ग्लोबलाइजेशन का मतलब है इंटीग्रेशन ऑफ कल्चर्स, गवर्नमेंट्स, फाइनेंशियल मार्केट्स एटसेट्रा थ्रू इंक्रीजिंग इंटरकनेक्टेडनेस। तो ग्लोबल विलेज जो हम बनाते हैं, हम कहते हैं कि ग्लोबल विलेज बना 1990s और अर्ली 2000s के दशक में, जो ये बहुत पॉपुलर टर्म हुई उसे ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। Now there have been certain doubts or aspersions that are cast over the impact of globalization to Indian societies। खास तौर पे भारत की कल्चरल वैल्यूज के ऊपर कुछ चेंज आता है। कैसे चेंज आता है? एजुकेशनल वैल्यूज जो है हमारी बदलती हैं। हमारी एजुकेशन के अंदर मॉरल एजुकेशन का स्पेस कम होता गया जैसे जैसे ग्लोबलाइजेशन हुई। अगर हम इवन इफ वी टॉक अबाउट प्री ब्रिटिश एरा, तो वहां पे मॉरल एजुकेशन बहुत बड़ा कंपोनेंट होता था। लेकिन ब्रिटिश एजुकेशन के बाद से या मॉडर्न वेस्टर्न एजुकेशन के बाद से ये जो एस्पेक्ट है वो कम होता चला गया। ऑल्दो फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान इसको रिवाइव करने की कोशिश की, लेकिन आज़ादी के बाद अगेन वी हैव सीन दैट मॉरल एजुकेशन हैज लॉस्ट अ लॉट ऑफ स्पेस। बिग टेक और एजुकेशन का भी कॉम्बिनेशन आज के समय में आपको नजर आता है, जब एजुकेशन कमर्शियलाइज हो गई है। हमारे यहाँ विद्या जो है उसको पूजा जाता था, है ना, लेकिन आज के टाइम पे वो बहुत कमर्शियलाइज हो चुकी है, कमर्शियल कमोडिटी बन चुकी है, प्राइसेस के हिसाब से बिक रही है। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, वी आर ऑल्सो पार्ट ऑफ सच एन इंडस्ट्री जहां पे हम अपना एक छोटा सा रोल प्ले करने की कोशिश करते हैं कि हम ओवर कमर्शलाइजेशन की तरफ ना जाएं, बस वायबिलिटी की तरफ जाएं। ठीक है, ओवर प्रॉफिट अर्निंग मैकेनिज्म जनरेट करने की कोशिश ना करें, बस वायबिलिटी की तरफ जनरेट करने की कोशिश करें। तो कहा जा सकता है कि शायद ग्लोबल वैल्यूज का थोड़ा सा हमारे ऊपर असर पड़ा है। सेकेंड प्रॉब्लम इज हेल्थ। इंडियन हाउस होल्ड डाइट
और इंडियन हाउस होल्ड की हेल्थ प्रैक्टिसेस थोड़ी सिंपल हुआ करती थी और उसमें सिंप्लिसिटी होती थी, कॉम्प्लेक्सिटी नहीं। बहुत ज़्यादा राजमटाज जिसको कहते हैं हम खाने में नहीं होता था। लेकिन फास्ट फूड चेन्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स के एक्सपोजर की वजह से हम भी उसी ओबेसिटी की तरफ बढ़ रहे हैं जिस प्रॉब्लम से यूएसए जैसे देश डील करते आए हैं। बिकॉज देयर a lot of processed food is consumed, lot of fast food is consumed. ग्लोबलाइजेशन की वजह से हमारे यहाँ बहुत पॉपुलराइज हुआ और इंडियन सिंपलिस्टिक वैल्यूज को थोड़ा सा उसमें नुकसान देखने को मिला, है ना। और कई बार हमें ही विक्टिम बना दिया जाता है। जैसे आप बहुत सारी वीडियोस में देखते होंगे कि कोई बाहर से व्लॉगर, हम लोग ही बाहर से भी आते हैं और हम लोग भी ट्रैवल व्लॉगिंग करते हैं या हम फूड व्लॉगिंग करते हैं, तो हम दिखाते हैं देखिए देसी घी में पूरा इसने वो पराठा बना दिया है या कुछ बना दिया है ऐसे करके, और हम उसको शेम करने लगते हैं। जबकि जो गोरे लोग हैं, बाहर के लोग हैं, वो भी कोई बहुत हेल्दी डाइट नहीं खाते हैं। उसमें से भी जो एलीट लोग हैं वही हेल्दी डाइट खाने की कोशिश करते हैं। अदरवाइज वो भी सारे के सारे प्रोसेस्ड फूड्स, मैकडॉनल्ड्स के बर्गर्स, है ना, ये जो प्रोसेस्ड मीट्स होते हैं, इनको बहुत ज़्यादा कंज्यूम करते हैं। तो ग्लोबलाइजेशन की वजह से ये नेगेटिव चीज़ें हमारे कल्चर में देखी गई। ब्रेन ड्रेन हैज़ ऑल्सो बीन अ प्रॉब्लम। ट्रेडिशनल वैल्यू ऑफ नेशनलिज्म, यहाँ वैल्यू की बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ट्रेडिशनल वैल्यू ऑफ नेशनलिज्म इरोड होती जाती है और ये सच भी है। जितना आप सरकार से दूरी बनाए रखते हो, जितना आप देश की ग्रास रूट से दूरी बनाते हो, अर्बन सेंटर्स के अंदर नेशनलिज्म बहुत वीक हो जाता है। ठीक है, टू अ लार्ज एक्सटेंट इट इज स्ट्रेंथनिंग नाउ बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया। सोशल मीडिया की वजह से वापस स्ट्रेंथन हो रहा है, लेकिन नेशनलिज्म थोड़ी सी इरोड हो जाती है, कमजोर। मतलब आप सिर्फ इंडिया का क्रिकेट मैच होगा तब सोचोगे कि इंडिया को जीतना चाहिए, अदरवाइज ऐसे आपके अंदर कोई खास प्राउड फील नहीं होगा, खासतौर पे तब जब आप वेस्टर्न एजुकेशन, वेस्टर्न लाइफस्टाइल को फॉलो करते हैं। तो इंडियन प्रोफेशनल्स भी दे प्रेफर वर्किंग अब्रॉड, दे प्रेफर पार्टिसिपेटिंग इन ग्लोबल जॉब मार्केट्स बिकॉज ऑफ द रिक्वायरमेंट्स ऑफ सोसाइटी। मैं इसको नेगेटिव या पॉजिटिव कॉनोटेशन में नहीं रख रहा हूं, लेकिन यहां पे इंडियन जो वैल्यू है या नेशनलिज्म की जो वैल्यू है उसके इरोजन की बात कर रहा हूं। मैं इस पे वैल्यू जजमेंट पास नहीं कर रहा हूं, मैं कौन होता हूं बताने वाला कि सही हो रहा है या गलत हो रहा है, लेकिन ऐसा हो रहा है, ये ऑब्जर्व किया जा रहा है। फैमिली वैल्यूज का थोड़ा इरोजन भी देखा जा रहा है। रैपिड अर्बनाइजेशन की वजह से न्यू लोकल हाउसहोल्ड्स बन रहे हैं, स्मॉल आइसोलेटेड फैमिलीज बन रही हैं। वीकेंड्स के ऊपर ही आप अपने स्पाउसेस से मिल पाते हो, ऐसी भी फैमिलीज मिल रही हैं। तो इसकी वजह से फैमिली वैल्यूज इरोड होने की वजह से आपका इंडियननेस थोड़ी सी कम हो गई। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि जो एल्डरली पॉपुलेशन है, एल्डरली पॉपुलेशन की दिक्कतें और बढ़ती जाने के चांसेस हैं क्योंकि वो आइसोलेशन फील करते हैं। इसकी एग्जांपल आप देख सकते हो पंजाब से। पंजाब में बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जिनमें जितने भी युवा हैं, चाहे वो पुरुष हैं या महिला हैं, वो कनाडा, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, यूके जा चुके हैं। और जो लोग विलेजेस के अंदर रहते हैं वो सब बुजुर्ग लोग हैं। खास तौर पे महिलाएं अकेली रह जाती हैं। और ये जो फैमिली वैल्यूज है कि महिलाएं, माता पिता अकेले रह जाते हैं और बच्चे जो है अलग अलग जगह पे काम कर रहे हैं, दिस कैन ऑल्सो बी अ प्रोडक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन बिकॉज ग्लोबलाइजेशन अट्रैक्ट्स पीपल टू अर्बन एरियाज एंड ग्लोबलाइजेशन अट्रैक्ट्स पीपल टू फॉरेन कंट्रीज लाइक कनाडा, यूके, यूएसए, एंड दैट इज द रीजन वाई फैमिली वैल्यूज में इरोजन भी देखने को मिल रहा है। पांचवा पॉइंट आप लिखेंगे रिलीजियोसिटी का डिक्रीज होना और कल्चर की होमोजेनाइजेशन। एग्नोस्टिक, एथीस्ट, ऐसे बंदे आपको ज्यादा मिलेंगे। अब अगेन आई एम नॉट पासिंग अ वैल्यू जजमेंट कि ये सही है या गलत है, लेकिन ट्रेडिशनल इंडियन वैल्यू से चेंज है। ठीक है, तो इसके पॉजिटिव इंपैक्ट भी हैं। फॉर एग्जाम्पल कुछ चीजें ट्रेडिशनल वैल्यूज में खराब भी हैं। इट इज नॉट एज इफ एवरी ट्रेडिशनल वैल्यू इज ब्रिलियंट एंड परफेक्ट एंड वी नीड टू फॉलो दैट माइंडसेट। हमें हमेशा एक सर्टेन लेवल ऑफ बैलेंस मेंटेन करके रखना चाहिए ट्रेडिशन और मॉडर्निटी के अंदर। अब वही चीज अगर आप ग्लोबलाइजेशन के लेंस से देखोगे तो बहुत सारी चीजें, जो वैल्यूज जो हम पहले शायद नहीं सोचते थे उनके बारे में, साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमन राइट्स, डेमोक्रेटिक कल्चर, अब वो ज्यादा सोच रहे हैं। तो पॉजिटिव भी है लेकिन साथ साथ नेगेटिव भी है। नेगेटिव क्यों? क्योंकि रिलीजियस बिलीफ प्रैक्टिसेस हमें लगा कि कम होंगे, रिड्यूस होंगे, लेकिन उसकी जगह सेक्ट और कल्ट इमर्ज होने शुरू हो गए। और अगले जो आपका अगला हफ्ते विल बी डिस्कसिंग अबाउट हाउ सेक्ट एंड कल्ट आंसर कैन बी रिटन इन योर जीएस। इसके बारे में हम अगले हफ्ते भी डिस्कस करेंगे। खैर, तो ये चीजें हमें फैमिली वैल्यूज, इंडियन ट्रेडिशनल वैल्यूज में डिटीरियोरेशन दिखती है। लेकिन हम बात करेंगे कि इसका मतलब ग्लोबलाइजेशन का एक वन साइडेड अफेयर नहीं है। किसी भी मॉडर्न चेंज की तरह
भारत के अंदर जब भी कोई आउटर फोर्सेस आती हैं तो वो पूरी तरीके से इंडिया को ट्रांसफॉर्म करने की जगह खुद इंडियनाइज हो जाती हैं, और ऐसा ग्लोबलाइजेशन के साथ भी देखा गया। कल्चरल प्रैक्टिसेस का ग्लोबलाइजेशन देखा गया। फॉर एग्जाम्पल, बहुत सारे फैशन जो हमने फॉरेन से देखा कि फॉरेन कंट्रीज में फॉलो किए जाते हैं, अब इंडिया में फॉलो किए जाते हैं, और उसी के चलते हम इंडियन साड़ीज को इंक्लूड करते हैं उस फैशन के अंदर। देयर आर मल्टीपल वेज ऑफ वेयरिंग साड़ी। साड़ी ड्रेपिंग इज अ राइजिंग फैशन थीम विच इज अ मॉडर्न फैशन थीम। मैट्रिमोनियल वेबसाइट्स की तादाद बढ़ती चली जा रही। यूल कंसिडर कि मैरिज एज एन इंस्टीट्यूशन मस्ट बी फेलिंग, और मैरिज एज एन इंस्टीट्यूशन विल गेट less and less popular as globalization goes on, but that is not true. In fact, globalization के थ्रू जो टेक्नोलॉजी का इंपोर्ट हुआ है, जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हुआ है, उससे मैरिजेस और भी ज़्यादा इलेबरेट हो गई हैं, और भी ज़्यादा लैविश हो गई हैं, और लोगों की लाइफ में मैरिज एज एन इवेंट की इंपॉर्टेंस और बढ़ा दी गई है बिकॉज ऑफ मैट्रिमोनियल वेबसाइट्स, राइज ऑन कास्ट बेस्ड मैट्रिमोनी। ये अभी भी चल रहा है डिस्पाइट ग्लोबलाइजेशन। मीडिया की अगर आप बात करें तो मीडिया में भी एक बहुत अच्छा रोल प्ले है ग्लोबलाइजेशन ने। क्या कि वर्नैकुलर लैंग्वेजेस की, चाहे मूवीज हो चाहे बुक्स हो, वो भारत के बाकी हिस्सों तक नहीं पहुंच पाती थी, लेकिन अब आप देख रहे हैं कि कंतारा जैसी मूवीज या कोई ऐसी मूवी जो साउथ में बनी है, उसको अब हम इंडियन मूवी के तरह समझ पा रहे हैं। व्हाई? बिकॉज इट इज बीइंग रिलीज्ड इन मल्टीपल लैंग्वेजेस ऑन मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स, एंड दैट इज बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन हैज प्लेइंग अ बिग इम्पैक्ट। चाहे वो सॉन्ग्स हो चाहे वो म्यूजिक हो, बहुत ज्यादा स्प्रेड हो सकते हैं इवन वर्नैकुलर लेवल से। तो कन्नड़ा, तमिल, तेलुगु, मलयालम, ये मूवीज, ये सॉन्ग्स बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गए, जिससे एक और यूनिटी का एक आपको एस्पेक्ट नज़र आ रहा है। ऑस्कर नेशनलिज्म आपको नज़र आया जब आपकी RRR को बेस्ट ओरिजिनल स्कोर का अवार्ड मिला, म्यूजिक उस गाने को। तो ये ऑस्कर नेशनलिज्म भी आपको नजर आया जो ग्लोबलाइजेशन का नतीजा है। ठीक है, देन यू हैव गॉट न्यू एवेन्यूज जिसके थ्रू आप अपने कल्चर को दूसरे कल्चर्स में इजीली प्रमोट कर सकते हो। ग्लोबलाइजेशन से जहां ग्लोबल वैल्यूज इंडिया में इंपोर्ट हुई, उसी रास्ते वापस भी तो हम अपनी वैल्यूज बाहर स्प्रेड कर सकते हैं। तो योगा को हमने एक इंटरनेशनल फिनोमेना बनाया, बटर चिकन, बासमती राइस को हमने इंटरनेशनल फिनोमेना बनाया, इंडिया के हर्ब्स, स्पाइसेस को हमने इंटरनेशनल फिनोमेना तो बना ही था, पहले से था। मसाले के लिए तो आए थे सब लोग, ब्रिटिशर्स मसाले ढूंढने तो आए थे। तो वही चीज अब एक बहुत ही लार्ज स्केल पे पोर्ट्रे हो सकती है इंटरनेशनल लेवल पे। ये भी ग्लोबलाइजेशन की मदद से हुआ है। फाइनली व्हेन यू टॉक अबाउट अदर एस्पेक्ट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन, यू कैन मेक अ फ्लो चार्ट। आप फ्लो चार्ट बना के इसको बता सकते हो कि ग्लोबलाइजेशन से और भी कुछ चीजें हुई हैं। हाँ, जैसे सोशल मोबिलिटी इंक्रीज हुई है, ज्यादा अपॉर्चुनिटीज है गरीब व्यक्ति को अमीर होने के लिए। ठीक है, अपॉर्चुनिटीज है, इट इज नॉट एज इफ इट इज हैपनिंग। हम ऐसा नहीं कह रहे कि इनइक्वालिटी कम हुई है, ऐसा नहीं है। इनफैक्ट इनइक्वालिटी बढ़ी है, क्योंकि कुछ ही लोग जो है वो इस पर्टिकुलर एस्पेक्ट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो 1990s और 2000s में से तो जितने सर्विस क्लास प्रोफेशनल्स थे उन्होंने अपनी वेल्थ इंक्रीज की, लेकिन जो मैन्युफैक्चरिंग के अंदर इन्वॉल्व वर्कर्स थे या मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के साथ लोग जुड़े थे, उसमें से सिर्फ सेलेक्ट फ्यू ही ग्रो कर पाए इकोनॉमिकली स्पीकिंग। सो दैट इज ऑल्सो अ प्रॉब्लम। मैकडोनल्डाइजेशन, वॉलमार्टाइजेशन इज सीन इन द बिहेवियर ऑफ द कंज्यूमर्स। ठीक है, आईफोन की इंपॉर्टेंस, जो आपके लग्जरी गुड्स है उसकी इंपॉर्टेंस बढ़ती जा रही है। सोशल मीडिया का इंपैक्ट इंक्रीज होता जा रहा है, और डायस्पोरा के अपनी कंट्रीज के साथ बैकवर्ड लिंकेजेस बढ़ रहे हैं ग्लोबलाइजेशन की वजह से, जैसे जैसे मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन और बेहतर होते जा रहे हैं। सो ग्लोबलाइजेशन में हैव शेकन अप सर्टेन ट्रेडिशंस, कस्टम्स, बट क्योंकि हमारी कंट्री के ट्रेडिशंस, कस्टम्स हमेशा से एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस के अंदर रहे हैं, ग्रो किए हैं, मॉडिफाई हुए हैं, लेकिन कभी भी खत्म नहीं हुए। वैसे ही यहां पे हम भी बताएंगे कि इंडिया ऑलवेज मॉडर्नाइजेस इन अ सुए जेनरस मैनर। इंडिया ऑलवेज रिस्पॉन्ड्स टू सोशल चेंज, एक्सटर्नल सोशल चेंज इन अ सुई जेनरस मैनर, मतलब इन अ यूनिक मैनर। इस तरीके से आप आंसर को क्लोज करेंगे। तो दोस्तों, इसी के साथ आज के सेशन में बस इतना ही। 28 नवंबर 2023 तक हमारे सभी मेंस और प्रीलिम्स के कोर्सेज के ऊपर आपको 10% डिस्काउंट हमारी तरफ से मिलने वाला है। आप कोड यूज करेंगे NOV10, NOV10, नवंबर 10, तो 10% डिस्काउंट के लिए आप इसे अवेल कर सकते हैं। और इसी कोड का इस्तेमाल करते हुए अगर आप चाहते हैं कि मेंस के लिए आप
टेस्ट लिखने के लिए रेडी रहें। प्रीलिम से पहले कम से कम 6 से 8 टेस्ट आपको लिखने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसमें आपकी यूपीएससी आईएएस हमारी मेंस टेस्ट सीरीज़ इसमें मदद कर सकती है। आप 10% डिस्काउंट इस पर प्राप्त कर सकते हैं। इस टेस्ट सीरीज़ में आपको 12 जनरल स्टडीज़ के टेस्ट, 5 एसे के टेस्ट और साथ ही साथ वीडियो सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड होंगे। तो डिटेल्ड वीडियो सॉल्यूशन वेयर एवरी क्वेश्चन विल बी डिस्कस्ड, जो आपने टेस्ट में लिखा है वो आपको मिलेगा अलॉन्ग विद द मॉडल आंसर। साथ ही साथ मेंटोरशिप भी आपको इसमें प्रोवाइड होगी। मेंटोरशिप कॉल्स भी आप अटेंड कर सकते हैं ताकि आप अपना मंथली प्लान बना सके कि किस तरीके से हमें अपने शेड्यूलिंग करनी है। इन सभी कोर्सेज को आप अवेल कर सकते हैं हमारे नंबर और ईमेल आईडी पे जाके। अदरवाइज यूट्यूब पे हमारा सिलसिला चलता रहेगा। कल मिलते हैं एक और नए क्वेश्चन के साथ।